नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है बेसिकली आपका 28 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और वो इसलिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स जो आपको हम कराते हैं ये बेसिकली न सिर्फ आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए, आरओ एआरओ एग्जाम के लिए, बल्कि यह सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, यानी कि जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी होता है। चाहे आप एग्जाम एसएससी का दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, बिहार टेट सुपर टेट का दे रहे हो, या फिर यूपी में कोई एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान पीसीएस या अन्य किसी एग्जाम का दे रहे हो, एग्जाम रीट का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स के लिए, आल्सो यूजीसी नेट का एग्जाम, उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारा करंट अफेयर्स क्या होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। तो आप लोग प्लीज अपने जो भी आपके हित मित्र हो आप उन तक ये वीडियो हमारा शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको विभिन्न प्रकार के कोर्सेज और अन्य चीजों की जानकारी के लिए आप हमें कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको सूचना देनी है कि यूपी पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थी जिनको आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ज्वाइन करना है, वह सभी अभ्यर्थी यहां पर जो है हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। खासकर 3 महीने के लिए एक कोर्स जो है डिजाइन किया गया है 3 मंथ्स के लिए, और यहां पर आपको जो है डेली मॉर्निंग में 10 AM पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो है विथ मॉडल आंसर मिलेंगे, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी लिख करके, देख करके, जैसा भी आप चाहें। शाम को 6 बजे पार्टिकुलर टॉपिक से जो है आपको 5 क्वेश्चन और मिलेंगे, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसका मॉडल आंसर हम नहीं देंगे, लेकिन इसको हम लोग YouTube के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से डिटेल्स में अलग अलग टीचरों के द्वारा आपको समझा देंगे। ये कुछ इस प्रकार का शेड्यूल है। ये 13 जनवरी से एक कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है। खासकर जिनको 24 में एग्जाम देना है या फिर जिनको 25 में भी एग्जाम देना है, वह सभी अभ्यर्थी इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपने को बेहतर बना सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपका टारगेट यूपीएससी का है या पीसीएस का है तो उसके लिए आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और इस पर आप लोग फोकस नहीं करते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए या अगर पीसीएस की तैयारी से संबंधित कोई समस्या, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप इस नंबर पर यानी कि 8604409201 पर आप जो है कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं और अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं। या कोई भी अगर पीसीएस से संबंधित अगर कोई भी समस्या अगर आपको आती है, ठीक है, तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें, उसके लिए आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट जनरली कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग लास्ट डे का करते हैं रिवीजन जल्दी जल्दी से। मैं बार बार कहता हूं कि आपको रिवीजन क्या है करना जरूरी है। सबसे पहले पलामू टाइगर रिजर्व में बाइसन की घटती आबादी की समस्या को दूर करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है। इस पर यह न्यूज चर्चाओं में है। तो पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर है, मैंने आपको बताया था। कमेंट करके सबसे पहले मुझे बताओ कि पलामू टाइगर रिजर्व की अवस्थिति कहां पर है, यानी कि इसका लोकेशन कहां पर है। प्लीज कमेंट ऑन द बॉक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया था। इसके अलावा आप जानते होंगे कृषि में नाइट्रोजन जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनके अधिक उपयोग से दरअसल फूलों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और जो आपके बेसिकली जो परागकण वाले जो आपके कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी, तितली, इनकी संख्या भी क्या होती है, घटने लगती है। बाकी मैंने आपसे कहा था कि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है इसको आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। नाइट्रोजन साइकिल आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नाइट्रोजन साइकिल के अलावा जो ऑक्सीजन साइकिल होती है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और जो भू जैव रासायनिक जो साइकिल होती है वो भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 21 जनवरी को रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि मनाई जाती है। जन्म इनका 25 मई 1886 को हुआ था, निधन हो गया था 21 जनवरी 1945 को, और इसीलिए 21 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। डीप ओशन मिशन आप जानते होंगे, डीप ओशन मिशन को अभी लॉन्च किया गया, यानी कि इस वर्ष लॉन्च की जाएगी मानव पनडुब्बी 100% स्वदेशी प्रौद्योगिकी, यानी कि आपके स्वदेशी तकनीकी से जो है ये बनी हुई है, और इसको अभी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा माइकल मार्टिन ने हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ ली है। दूसरा कार्यकाल इनका बेसिकली है। हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है आप जानते होंगे बखूबी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है भाई साहब, मनोज सिन्हा है। तो सबसे पहला फैक्ट तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ठीक है। दूसरा, ने शुक्रवार को IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप रन अप कार्यक्रम का क्या किया, उद्घाटन किया। और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2025 की वार्षिक बैठक में 7 और देश जो है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में जो है से जुड़ गए हैं। अब इस पहल में जो है जो संख्या हो गई है 25 हो गई है। 7 नए देश इसमें शामिल हुए हैं। आप कहेंगे सर वो 7 देश कौन से हैं, तो उसमें है आपका अंगोला है, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया इसमें शामिल हो गए हैं। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सलाह दी गई है कि हाई कोर्ट में अस्थायी कार्यकाल के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, आप ये जानते होंगे। लेकिन इसी बीच जो लंबित मामले हैं, उन लंबित मामलों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ये स्टेटमेंट आया है कि हाई कोर्ट में भी दरअसल तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। ये आर्टिकल कौन सा है, ये भी मैंने आपको लास्ट डे बताया था। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं या फिर आप जो है उसको रिवीजन कर लें उसका, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आज के सीधे प्रश्न पर। लेकिन उसके पहले आपसे हमने पूछा था प्रश्न कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65, ठीक। बस काम खत्म। अब आओ आगे आज के न्यूज पर। नंबर 1, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसके तहत बेसिकली सुकन्या समृद्धि योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको तो अभी हटा दीजिए। लेकिन पहले पॉइंट ये देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर अभी यह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम बेसिकली चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग आप चाहें तो इसको रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना के 10 वर्ष पूरे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सुकन्या समृद्धि योजना आप जानते होंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वाधान में इसको शुरुआत की गई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब शुरुआत की गई तो उसके बाद से बहुत ज्यादा सुधार दरअसल विमेन एम्पावरमेंट में देखने को मिला है। उसी कंटेक्स्ट में आपका सुकन्या समृद्धि योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कई बार पुरानी योजनाओं का क्रम पूछ लेता है, तो आपको जो है याद रहना चाहिए डेट, ठीक है, और मंथ और ईयर आपका, ठीक है। तो ये आप डेटा याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, इसके अलावा क्यों किया गया था, क्योंकि यह दूरदर्शी योजना बेसिकली वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण यानी कि जो सोशल इंपावरमेंट होता है इसके धागे को बुनती है, यानी कि इसको मजबूत करती है। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इससे बालिकाओं को बहुत मिलता है क्योंकि यह वित्तीय सपोर्ट देता है, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। और इसके अलावा यह सामाजिक सशक्तिकरण यानी कि सोशल इंपावरमेंट को इनहांस करता है, यानी कि बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जब तक हमारे देश की बालिकाएं अपने पैरों पर नहीं खड़ी होंगी, जब तक वो अपने दम पर नहीं आगे बढ़ेंगी, तब तक समाज उन्हें शोषित समझता रहेगा और कहीं ना कहीं दरअसल ये हमारे देश की प्रगति में क्या होगा, बाधक होगा। क्योंकि आप जानते होंगे महिलाओं की भागीदारी 50% हमारे देश में है, बावजूद इसके वो हमारे देश के संसाधनों को बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दे पाती। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, साथ ही साथ में सोशल इंपावरमेंट को एनहांस करती हैं, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट, 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसीलिए चर्चाओं में है, ध्यान रखिएगा। और जो परिवारों को अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य में निवेश करने के लिए क्या करती है, ये प्रोत्साहित करती है। आप सभी लोग सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते इसको पढ़ लीजिएगा और इससे आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। इसके अलावा इस योजना के तहत नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ यानी कि 4.1 करोड़ रुपए से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं, जो न केवल एक संख्या का प्रतीक है बल्कि भारत में प्रत्येक बालिका के लिए एक समान और आशाजनक कल के निर्माण की दिशा में क्या है, एक आंदोलन है। यानी कि महिलाओं को बढ़ने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है कौन, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अलावा अभिभावक बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर के और उसके 10 वर्ष आयु होने तक जो है खाता इसमें खोल सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा इसकी शुरुआत न्यूनतम 250 रुपए की प्रारंभिक जमा राशि से होती है और बाद में जमा राशि 50 रुपए के गुणकों में की जा सकती है, बशर्ते एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए जमा किए गए हो। तो जो भी गरीब परिवार के लोग हैं वो आप इस योजना से निश्चित तौर पर जुड़ सकते हैं, बहुत फायदेमंद वाली योजना है। कुल वार्षिक जमा जो सीमा है वो आपके 1.5 लाख रुपए तक की सीमित है और किसी भी अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा और उसे वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक की अवधि के लिए दरअसल यह धनराशि
जमा की जा सकती है अपने आप में। तो कई बार आपने देखा होगा कि लड़कियों को गर्भ में इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि पिता को या मां को यह चिंता होती है कि हम अपने बेटी की जब शादी करेंगे तो दहेज कैसे देंगे। दहेज से एक बात आ गई, दहेज प्रथा पर आपके एग्जाम के लिए निबंध भी जरूरी है और दहेज प्रथा पर आपकी सोच और आपकी थिंकिंग भी बदलना क्या है, जरूरी है। कई बार जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो संभ्रांत परिवार के होते हैं, अपने आप को जो वेल एजुकेटेड कहते हैं, अपने आप को शिक्षित कहते हैं, ऐसे परिवार के लोग जब अपने बेटों की शादी करते हैं तो लाख लाख, कई लाख, और खासकर जब पीसीएस अधिकारी आईएएस बनते हैं तो जो मुंह में आ जाता है उनके वही तपाक से दहेज निकल जाता है। 50 लाख, 60 लाख, करोड़ करोड़ रुपए तक का दहेज दिया जाता है, बड़े बड़े अधिकारी लेते हैं, इसमें कोई नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है बेचारा वो भी करता है, ना करे तो समाज कोसता है, कहीं ना कहीं शादी नहीं होती है बेटियों की। ये समाज की बहुत बड़ा पीड़ा है। मुझे लगता है कि आप अगर मेरी क्लासेस को देख रहे हैं तो अगर आप कल को आप किसी भी पद पे जाइएगा तो कम से कम दहेज प्रथा, क्योंकि कहा जाता है कि युवाओं के कंधे पर देश है, ऐसे में दहेज प्रथा का उन्मूलन दरअसल हम ही आप में से कोई कर सकता है या हम ही आप लोग कर सकते हैं। हम युवा हैं, किसी के घर की बेटी अगर आपके घर में आती है तो उससे बड़ा धन, उससे बड़ा दहेज कोई भी नहीं होता है। एक पिता अपनी बेटी को जो है बचपन से लेकर के और बड़े होने तक पालता पोसता है, ठीक है, उसका बचपन, उसका घर आंगन सब कुछ छूट जाता है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई दहेज आपके लिए होगा। इसलिए कम से कम दहेज प्रथा पर आपकी आंख खुलनी चाहिए और दहेज ना देना ना लेना दोनों नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आप में से कई सारे जो युवा हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खुशी सबसे बड़ा दहेज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर ये सब बातें समझा करो, जाना करो, ठीक है। पढ़ के कलेक्टर बन जाओगे ना, कुछ नहीं होगा, ठीक है, जब तक सोच नहीं बदलेगी, विचारधारा नहीं बदलेगी। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा था, क्या कहा था, जो ज्ञाति परिवार के संस्थापक हैं, कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आप अपनी थॉट्स को सुधार लीजिएगा, जग सुधर जाएगा, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट आप अपने जो है ना एस्से वाली में लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कोई बात, इसको लिख देना कि पंडित श्रीराम शर्मा जी के आचार्य के शब्दों में जब दहेज प्रथा पर या महिला संस्कृति पर कोई निबंध लिखने के लिए आएगा तो इस स्टेटमेंट को आप कोट कर सकते हैं कि ज्ञाति परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का ये वक्तव्य है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। ओके नाउ नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, यह आपको बताना है। नंबर 1 स्टेटमेंट है 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। बिल्कुल सही बात है, शुरुआत की थी, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा, अभिभावक बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर के उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खाता खोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। आपसे पूछा है कौन कथन सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। इस हिसाब से आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास आया था, एक बात मुझे याद आ गई। तो एक क्वेश्चन मैंने शायद 2 दिन पहले कराया था, जिसमें पहला स्टेटमेंट था कि जो WHO की जो स्थापना होती है वो मैंने 1958 लिखा था, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा था कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से जो है बाहर होने की घोषणा कर दी है। ये ऐसा स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट था। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। और ऊपर यहां पर लिखा हुआ था कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है ये पूछा था उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछा था। तो उस हिसाब से पहला जो स्टेटमेंट हमारा था वो रॉन्ग था। उस हिसाब से कथन नंबर 1 क्या था, सही था। लेकिन जिन्होंने कमेंट किया, अगर शायद वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं समझाना चाहता हूं कि पूछा था कौन सा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सर इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी अगर सही होता, पूछा होता कौन सा सही है, तब स्टेटमेंट बी होता। लेकिन पूछा था कौन सही नहीं होगा, उस हिसाब से स्टेटमेंट आपका ए हो जाता सही, क्योंकि 1958 में WHO की स्थापना नहीं होती है। तो यह बात इसीलिए मैं आपको हर दिन बताता हूं कि यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। अगर लिखा है कौन सा सही नहीं है, दैट मींस कि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछता है, बताओ गलत कौन सा है। प्लीज कंफ्यूजन में मत रहना, यह प्रश्न बहुत बार गलती आप लोग करते हैं, प्लीज इस पर ध्यान दिया करो, इसलिए हर दिन मैं आपको इसे समझाता हूं, ठीक है। चलिए, तो सी हो गया कथन सही, बिल्कुल सही बात है। नाउ नेक्स्ट, 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य केंद्र सरकार ने अभी लक्षित किया है। जीआई टैग जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल टैग बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग भौगोलिक संकेतक कहते हैं, राइट। तो भौगोलिक संकेतक, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि दरअसल भारत के विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। आप कहेंगे सर क्यों प्रदान किया जाता है, क्योंकि उस उत्पाद की या उस वस्तु का संरक्षण हो सके, उसका कंजर्वेशन हो सके और उसका निर्यात यानी कि जो उसका एक्सपोर्ट है हम तेजी के साथ कर पाएं और मार्केट जो वैल्यू उसकी होती है वो क्या रहे,
अच्छी रहे और उसको हम सुरक्षित करने का प्रयास भी कर पाए। इसीलिए अलग अलग प्रोडक्ट को, अलग अलग वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। आप कहेंगे सर सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग की जो दार्जिलिंग की चाय है ना, उसको सबसे पहले 2004 में जो है जीआई टैग का जो है खिताब दिया गया था। तो यह बात आपको ध्यान आ गई, चर्चाओं में क्यों है। अब आपको यह भी तैयार करना है कि इस वर्ष हाल फिलहाल में जिन जिन वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है उनकी लिस्टिंग आप लोग अलग से कर लीजिएगा, उनको रेडी कर लीजिएगा। भाई साहब एक जीआई टैग ना पक्का पूछता है आपसे खासकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक अभी 25 चल रहा है, 5 साल के अंदर 10,000 जो प्रोडक्ट पर जीआई टैग का जो है उन्होंने लक्ष्य जो है रखा हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसके लिए एक समिति का गठन भी किया है जो इसका सब कुछ कार्यभार देखेगी। और भौगोलिक संकेत या टैग, जो जीआई टैग होता है, एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल निवासी समित होते हैं। जैसे कोई चीज कहीं पर फेमस होती है, जैसे दार्जिलिंग की चाय आप जानते होंगे फेमस है, उसको दिया गया। या आपके उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी चीज जो बहुत फेमस है, जो किसी खास स्थान को लोकेट करती है, जिसके नाम से वो स्थान जाना जाता है, या उस प्रोडक्ट को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, या उसकी मार्केट वैल्यू को एनहांस किया जाना है, या उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उसके लिए उसको जीआई टैग प्रदान किया था, यानी कि भौगोलिक संकेतक उसको प्रदान किया था। जिस प्रकार से आपका जो है जो आपके विश्व विरासत स्थल होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जीआई टैग होता है आपका, राइट, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका उपयोग कृषिगत, प्राकृतिक या अन्य वस्तुओं की पहचान करने के लिए बेसिकली किया जाता है, ठीक है, ताकि लोग इसके बारे में जाने, समझें और इसकी महत्ता को समझें। इसके अलावा 10 वर्ष पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है, इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, पेरिस कन्वेंशन के तहत इसे बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में भी जो है मान्यता दी गई है। सबसे पहला जीआई टैग 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है, सबसे ज्यादा जीआई टैग अगर किसी के पास है तो वह है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है आपके पास, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वह है आपका तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 जीआई टैग के मामले में है, दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है। दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, राइट। चलिए, अच्छा एक बात बताओ यार आप लोग, मुझे याद आ गई कि वॉइस मेरी थोड़ी लाउड रहती है, तेज रहती है क्या, मतलब ऐसा तो नहीं कि दिक्कत होती है आपको समझने में। प्लीज कमेंट करके जरा इसको बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी लाउड है तो कमेंट करिएगा, और मैं फिर ना थोड़ा सा स्लो मोशन में चलूंगा, है ना। तो ये कमेंट करके जरा मुझे बताओ, उसका फीडबैक देना जरा प्लीज आप लोग, क्या ना। क्योंकि कई बार लगता होता है यार सुबह सुबह आ जाते हैं यार चेक कर करने, नहीं ऐसा होता है क्या बता देना भाई साहब। चलो, जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। देखो अब यहां पर जो है रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, रॉन्ग पूछा है, ठीक है, रॉन्ग, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल सही बात है, यह स्टेटमेंट सही हो गया। सबसे ज्यादा जीआई टैग मध्य प्रदेश के उत्पाद को दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है, नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई साहब, गलत है। सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अब देखो कोड के माध्यम से कि केवल 2 कहां पर लिखा हुआ है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है केवल 2, बस यही क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट। बस पूछा होता कौन सा सही है तो केवल एक सही है, तो केवल ए वाला ऑप्शन होता, लेकिन चूंकि रॉन्ग पूछा है इस हिसाब से स्टेटमेंट नंबर बी होगा सही, क्योंकि दूसरा वाला सही गलत है और ये वाला सही है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सम्मान अभी दिया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से अलग अलग लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है, क्योंकि 7 लोगों को दरअसल जो है पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसीलिए चर्चाओं में है। राष्ट्रपति जी ने इसकी घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ने इस साल के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और बिहार की जानी मानी दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा जी बहुत अच्छी थी। और शारदा सिन्हा के लोकगीत मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने नहीं सुना होगा। नहीं सुना होगा तो जाके सुनना, डालना आज यूट्यूब पे, ठीक है, उटपटांग ये डाल के जो सुनते हो उससे अच्छा इसको सुनना, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। तो लोक गायिका जो शारदा सिन्हा जी हैं और जापान के जो व्यवसायी हैं ओसामू सुजुकी जी समेत 3 को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मान से नवाजा जाएगा, ठीक है। 7 लोग इसमें बेसिकली हैं, 3 लोग मरणोपरांत हैं। इसके अलावा
वहीं देश के पहले 6 सीजीआई कौन है? जगदीश सिंह जी। ये भी आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चाओं में है कि देश के पहले 6 सीजीआई कौन थे? आप कहेंगे जगदीश सिंह जी। इनको क्या दिया गया है? पद्म विभूषण जो है ये पाएंगे। तो ये भी फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा 19 शख्सियतों को, यानी कि जिसमें से 4 को मरणोपरांत पद्म भूषण और 113 लोगों को, जिसमें से 6 लोगों को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पद्म भूषण पाने वालों में प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन एम सूर्य प्रकाश, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे विवेक देवराय मरणोपरांत, जाने माने गायक पंकज उदास जी के भी गीत गजल आपने बहुत सुने होंगे, और चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छा गाया था। और कई सारे सॉन्ग इनके हैं, मैं इनको बहुत सुनता था, अभी भी सुनता हूं, बहुत अच्छे हैं। पंकज उदास गायक बहुत अच्छे हैं, सुनिएगा इनको कभी, ठीक है। शीशा हो या दिल हो, नहीं ये नहीं गाना, कोई और एक गाना था, बड़ा अच्छा था गाना इनका, था बड़ा फेमस था, ठीक है। फिल्म निर्माता शेखर कपूर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत प्रमुख जो है इनमें नाम शामिल है। इनको आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। अच्छा, इनकी लिस्टिंग अगर आपको देखनी है डिटेल्स में, तो आप डालिएगा साइट PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और शायद परसों नरसों के जो है या 25 या 26 तारीख वाले न्यूज में PIB में था, पूरी लिस्टिंग इसकी दी हुई है, किसको किसको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा आप डिटेल्स में, क्योंकि सभी नाम हम यहां पर दे नहीं सकते थे, इसलिए मुख्य नामों को हमने आपको यहां पर मेंशन करवा दिया है, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण, पद्मश्री, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B, C, कोई नहीं, A, पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक। चलो, बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ो भाई साहब। टॉपिक नंबर यूरोड्रॉन है, और अभी यूरोड्रॉन जो प्रोग्राम अभी चलाया जा रहा है, उसमें भारत को पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल कर लिया गया है। चर्चाओं में एक प्रकार का प्रोग्राम है, 4 देश इस पूरे प्रोग्राम में शामिल हैं, ठीक है। और इस प्रोग्राम में भारत को पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ठीक। अच्छा, ये 2 बार हो गया है, ये 2 बार हो गया, इसको हटा दो एक बार, ठीक है। यह 4 देशों की पहल है। इसमें बेसिकली आपका जो है जर्मनी है, ठीक, फ्रांस है, इटली है और स्पेन शामिल है। यूरोड्रॉन एक ट्विन टर्बोप्रॉप जो है मेल मानव रहित हवाई जहाज, यानी कि UAV है, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो पूछेगा कि यूरोड्रॉन जो प्रोग्राम है, इसमें कितने देश अभी हैं जो है संस्थापक सदस्यों के रूप में? 4 देश हैं। 4 देश का नाम याद रखिएगा, और कुल कितने देश शामिल हैं इस पहल में? तो 4 देश शामिल हैं। चौथा C नंबर क्या हो जाएगा? पॉइंट आपका सही हो जाएगा। चलिए, भारत में निवेश अभी चर्चाओं में है। आप जानते होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की बैठक अभी चल रही थी, और उसमें भारत ने बड़ा निवेश जो है खींचा है अपनी तरफ, और अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। आप जानते होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की जो बैठक अभी दावोस में संपन्न हुई है, आप जानते होंगे दावोस, ये आपको याद रखना है। आपसे यही एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? आप कहेंगे सर भारत में। सही है क्या? नहीं भाई साहब, दावोस में। ये देखो दावोस, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और भारत ने बहुत ज्यादा निवेश हासिल किया है, FDI, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको बोलते हैं। FDI आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भाई साहब क्या है? महत्वपूर्ण है। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स का सेक्शन है ये, और प्रीलिम्स में भी यहां पर फैक्ट पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा FDI किस देश से आता है भारत में? जरा कमेंट करके मुझे बताना, या फिर आप अपनी कॉपी में लिखना कि सबसे ज्यादा FDI जो है किस देश से भारत में वर्ष 2024 में आया। इसका मुझे आंसर आप लोग दीजिएगा। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कई बार इंटरव्यू में FDI जरूरी है भारत के लिए, नहीं जरूरी है, इससे क्या लाभ और हानि हो सकते हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में आल्सो, ठीक है। तो चलिए, इस निवेशों में से देश में तेजी से विकास और करोड़ों का रोजगार जो है सृजन होगा। इस कड़ी में महाराष्ट्र ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की, यानी कि महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा FDI को अपनी तरफ खींचा है। बिहार वार में तो बहुत कम FDI होता है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री नहीं है, और बिहार का रिपोर्टेशन दरअसल लोगों ने बहुत खराब बना दिया, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकारें वहां पर प्रयास कर रही हैं इस मामले में। यूपी भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यूपी में भी सरकार FDI को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है। चलिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, ये सब पॉइंट यहां पर देख लीजिएगा, और
फिर तेलंगाना ने भी एफडीआई को काफी ज्यादा हासिल किया है, और उसके बाद केरल और उत्तर प्रदेश ने भी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रस्तुत करने के कर जो है निवेशकों को आकर्षित किया। यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जब आप उनको बताओ कि भाई ये प्लान है, आप यहां पर करोगे तभी ना पैसा आपके यहां इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे तो कोई नहीं लगा देगा, है ना। तो ये सब बातें होती हैं, सरकार को उस पर काम करना होता है। चलिए आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, दावोस, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका सही उत्तर। तो बस बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो एफडीआई को रेडी कर लेना। टास्क दिया है मैंने आपको, ये टास्क नंबर 1 है, एफडीआई के बारे में पढ़ लेना डिटेल्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, ये एक न्यूज है आपके लिए कि यूपीपीएससी 2025 फाउंडेशन कोर्स हमारे यहां चल रहा है, अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पर जो है ऑफर भी था, अभी भी है। आप चाहें तो सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से डिकोड एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर अपना आईडी पासवर्ड डालिएगा, सीधे यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2025 पे जाइएगा और सीधे पेमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल सी फीस रखी गई है। यहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो है यहां पर आपके इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपका प्री के क्विज, सीसैट, हिंदी, निबंध, सब कुछ दिया जाएगा। और उसके लिए आप चाहें तो सीधे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने जो सेकंड स्लाइड थी वहां पर मैंने आपको नंबर बताया था कि वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, या फिर आप चाहें तो जो संस्थान का नंबर यहां पर दिया गया है इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य जानकारी हम लोग मैसेज और कॉल पर करेंगे। चलिए आगे टॉपिक नंबर 6 है आपके सामने, सोशल मीडिया प्रदूषण। ये देखो बहुत अच्छा ये पॉइंट है आपके साथ। सोशल मीडिया प्रदूषण, आपने जल प्रदूषण पढ़ा, आपने वायु प्रदूषण पढ़ा, आपने समुद्री प्रदूषण पढ़ा, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण आपने पढ़े, यानी कि पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, दुनियादारी वाली पॉल्यूशन। लेकिन सोशल मीडिया पॉल्यूशन एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई टर्मिनोलॉजी आपके मार्केट में है, यानी कि आपके देश में है, सोशल मीडिया पॉल्यूशन। ये क्या होता है भला, और ये चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, उन्होंने दरअसल इस पे अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये जो आपका ये सोशल मीडिया पॉल्यूशन है ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यहां पर भ्रामक और गलत जानकारियां बहुत ज्यादा प्रेषित की जाती हैं, और ये कहीं ना कहीं ये इलेक्शन को, चुनाव को प्रभावित करता है अपने आप में। और ये न सिर्फ चुनाव को प्रभावित करता है बल्कि यह गलत जानकारियां दरअसल किसी के माइंडसेट को बहुत ज्यादा चेंज कर देती हैं। हमारा परसेप्शन किसी के प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, जो कि हमारे देश के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। मुझसे कई सारे जूनियर्स हैं जो उनका स्टेटमेंट मैं सुनता हूं तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। मैं कहता हूं कहां से जानकारी मिली? तो चूंकि वो सोशल मीडिया पर बहुत रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। और सबसे बड़ी बात है वो क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं। एक तो हमारा इतिहास इतना खतरनाक है, इतिहास मैक्स मिलर की हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो तो सोने पे सुहागा हो रहा है, हम अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जाते हैं, ऊपर से रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। और पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं जब आते हैं तो हमारा परसेप्शन बहुत नेगेटिव होता है। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो है इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया कि इस पर जो है काम होना चाहिए। और यह टर्मिनोलॉजी पर आपके निबंध में जो है प्रश्न यहां से आ सकता है कि सोशल मीडिया प्रदूषण क्या है, या सोशल मीडिया प्रदूषण को विस्तार पूर्वक समझाइए। आपके एसए में भी आ सकता है प्रश्न इस पर, और आपके जो है मुख्य परीक्षा में भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने चिंता व्यक्त की है और पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ में ही इसको इन्होंने जोड़ा है कि जिस प्रकार से पर्यावरणीय प्रदूषण होता है सो हमारे स्वास्थ्य पर्यावरण के हानिकारक होता है, ठीक उसी प्रकार से यह भी होता है। राजीव कुमार जी ने नई दिल्ली में जो आयोजित जो एक ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 की जो रिडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस नामक जो दो दिवसीय जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस था, उसी सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार आपसे कहा है कि प्रधानमंत्री, सीजीआई, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, इनके जो स्टेटमेंट होते हैं भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान दिया करो। ठीक है, पड़ोसी की बात कान लगा के मत सुना करो, इनकी बात सुना करो। ठीक है, ट्विटर पर इनको फॉलो कर लो। ठीक है, चलो निर्वाचन आयोग अब चूंकि चर्चाओं में है तो आपके सामने प्रश्न यहां से बहुत सारे बनते हैं, और निर्वाचन आयोग आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए फटाफट हम इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग आप एक जानते होंगे कि एक अस्थायी स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपने आप में आर्टिकल 324 के अनुसार जो है राज्य विधानमंडल मतलब कि जो आपके विधानसभा विधान परिषद होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत प्रकार का पूछा जाता है आपके जीएस में, रेडी कर लेना इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और अब मुझे बताओ कि ये जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, ये इनका इलेक्शन कराता है जो यहां पर लिखा हुआ है। मुझे बताओ कि पंचायतों का इलेक्शन कौन कराता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए, इसके अलावा निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भी फैक्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी आपको रेडी कर लेना है। भाई साहब रेडी करते रहना प्लीज, जीएस की तैयारी होती रहेगी साथ में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया अपने आप में, ठीक है, बहुत खतरनाक पोस्ट होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आसान काम नहीं है किसी भी हद पे, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो ही पहले हो वहां तक होता है, ठीक है। चलिए आगे, अब आपके सामने प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है भैया, बताना है आपको। चलो चलो, पहला स्टेटमेंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। सही है क्या? बताओ जल्दी से, सही है क्या? नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। कह रहा है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। नहीं भाई साहब, राष्ट्रपति करते हैं। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या होता है? रॉन्ग। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधान मंडल और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। ये वाला रॉन्ग हो गया। इसके अनुसार केवल एक सही है, तो स्टेटमेंट नंबर ए इज द राइट आंसर। सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट है 7 नंबर पॉइंट। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग ने दरअसल अभी इसको क्या किया है, अभी रिलीज किया है। पहला ये इसका जो है खंड है, और 16वें जो वित्त आयोग है उसके माननीय जो अध्यक्ष है अरविंद पंगाड़िया जी। ये फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल भी शुरू हो रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ने 24 जनवरी 2025 को नीति आयोग की रिपोर्ट वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया है। कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे, लेकिन इनका नाम महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट जो आई है वो 5 प्रमुख उप सूचकांकों, व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता के साथ साथ राज्य विशेष चुनौतियों और क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य व्यापक मूल्यांकन करती है, यानी कि उसकी एनालिसिस करती है, ठीक है। अब यहां पर कुछ फैक्ट दिया है कि 66.8 के संचयी अंक के साथ उड़ीसा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर है। यह फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा आपके आगे है। इसके बाद क्रमशः 55.2 और 53.6 अंक के साथ छत्तीसगढ़ और गोवा है। उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य, राजस्व जुटाने या व्यय प्रबंधन और ऋण स्थिरता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। बाकी 2-3 पॉइंट यहां पर और दिए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। झारखंड भी इस मामले में सुधार कर रहा है, ठीक है, वित्तीय स्वास्थ्य में। और कर्नाटक को व्यय गुणवत्ता और ऋण प्रबंधन में कमजोर प्रदर्शन के कारण गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। तो कर्नाटक के लिए क्या है, ये खराब स्थिति है अपने आप में। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 निम्नलिखित में से कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा, या निम्नलिखित में किसके द्वारा, निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा, इसरो के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से मुझे आप लोग इसका उत्तर फटाफट बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से फटाफट बताओ इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली कौन, नीति आयोग है ना। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है ना, बस ठीक है। नीति आयोग की रिपोर्ट है ये, अरविंद पंगाड़िया ने जो है जारी किया है, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अपने आप में, ठीक। चलिए नाउ नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस अभी चर्चाओं में है। और आप जानते होंगे कि 25 जनवरी को बेसिकली स्थापना दिवस इसका मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में आप लोग घूमने भी जाते होंगे, कुल्लू और मनाली आप लोग जाते होंगे। और इसका जो राज पक्षी है जुजराना है। जुजराना पश्चिमी ट्रैगोपैन का एक नाम है।
यह जो है जो राज 25 का है ये दुर्लभ तीतर है की लोकेशन क्या क्या है वो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। इसको हैंड टू हैंड क्या किया करो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लिया करो हैंड टू हैंड, ठीक है। चलो, इसके उत्तर में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा और एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत है। आप कहेंगे सर कुछ नहीं दिख रहा है, तो दिखेगा आपको, बिल्कुल दिखेगा। आ जाओ मैप में, और ये देखो आपके सामने है मैप, और यहां पर देखो कि भैया उत्तर में आपकी बेसिकली लद्दाख और इधर जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका, पश्चिम और या दक्षिण पश्चिम में आपका पंजाब हो जाएगा आपका, यहां पर आपका जो है दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और आपका इधर यहां पर चाइना बॉर्डर भी है भैया, आप देखिएगा इधर यहां पर खतरनाक है, ठीक है। तो ये, और इधर आपका बेसिकली क्या है, पश्चिम में आपका उत्तराखंड भी शामिल है। तो ये आप लोग मैप से जरूर देख लिया करो। कई बार स्टेट जो होता है उसकी जो सीमाएं होती है किन किन राज्यों से या किन किन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से छूती हैं, टच करती हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, सन 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को भारत का ये 18वां राज्य बनाया गया अपने आप में, ठीक है। तो कई बार देश का जो कब वो स्टेट बना अपने आप में स्वतंत्र स्टेट, वो ऐसा प्रश्न के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भैया, ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, दूरदर्शन को मतदाता जागरूकता और शिक्षण पर व्यापक अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूरदर्शन ने बहुत अच्छी कवरेज की, खासकर इलेक्शन 2024 जो हुआ वहां पर बहुत ज्यादा सटीकता और बहुत ही गंभीरता के साथ जो है उसने चीजों को कवरेज किया, और इसी के लिए इसको सम्मान दिया गया है। तो ये यहां पर दिया गया है, ठीक है, कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान शामिल चुनाव का पर्व देश का गर्व श्रृंखला, जिसमें सूचित और जिम्मेदार मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, पर दूरदर्शन को उसकी प्रभावशाली कवरेज के लिए मान्यता मिली है। तो ये एक पॉइंट और है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें शामिल है किन किन आधारों पर इनको दिया गया है, तो आप देखेंगे नवोन्मेषी प्रोग्रामिंग, अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग जो है की गई, 30 मतदाता शिक्षा लघु फिल्मों का निर्माण और प्रसारण के आधार पर, बहुभाषी आउटरीच के आधार पर दिया गया, और जो है जो उसका आकर्षक विज्ञापन था उसके आधार पर जो है सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरा, उसके आधार पर दरअसल जो है दूरदर्शन है उसको ये खिताब मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मतदाता जागरूकता और शिक्षण पर व्यापक अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में निम्नलिखित में से किस चैनल को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह किया गया आपको आज तक, निजी न्यूज या दूरदर्शन, या इनमें से कोई नहीं, तो दूरदर्शन को ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज तक तेज, सबसे तेज आज तक, सुने हो कभी, सुने होगे। चलो आगे बढ़ो। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ये भी चर्चाओं में है। आप जानते होंगे कि जनवरी माह में जो विश्व कुष्ठ दिवस होता है वो मनाया जाता है, और जनवरी का जो लास्ट संडे होता है उसको मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को इस बार जनवरी का लास्ट संडे मनाया जाता है, तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस उस मनाया जाता है। और भारत में जो कुष्ठ रोग दिवस होता है वो बेसिकली आपका 30 जनवरी यानी कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग के बारे में, जिसको हम लोग लेप्रोसी भी बोलते हैं, और उसके बारे में कई बार लोग भ्रांतियां उनके मन में है, और कई बार लोग कहते हैं ये सही नहीं होता है, ये इसमें अंग कट कट के गिरने लगते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली कोड की लैंग्वेज बोलते हैं कई बार गांव में। गलत बात है, ये एक डिजीज है, ये सही की जा सकती है। और कई बार चेक करने के लिए ना एक हल्की सी पतली सी सीख लीजिए, उसको हल्का सा अपनी स्किन पर रब कीजिए ऐसा ठीक करके। तो अगर आपको कुछ स्किन में ना महसूस हो, तो अगर आपको लगे कि व्हाइट स्पॉट से हो रहे हैं, तो वहां पर अगर आपको कुछ महसूस ना हो तो समझ जाइए कि लेप्रोसी के चांस हो रहे हैं, कुछ रोग हो रहा है आपको हल्का हल्का। और भी कई सारे सिम्टम इसके होते हैं। मेरे फादर दरअसल इसी के डॉक्टर हैं, लेप्रोसी के ही, ठीक है। और पहले एक ऐड आता था एमडीटी तो कुष्ठ को तन से मिटा ही देता है, अमिताभ बच्चन DD1 पे आया करता था पहले, है ना। तो एमडीटी एक मेडिसिन होती है, एक पूरा कोर्स होता है, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। एक पूरा कोर्स होता है। ये जो मेडिसिन है ना, एक हमारे छोटे भाई साहब है, बचपन में इसको पूरा टेबलेट ही खा गए थे, पूरा टेबलेट घर में रखा हुआ तो मीठी उनको लगी, और पूरा पत्ता खोला, क्योंकि जो एमडीटी की मेडिसिन होती है ना, कलरफुल आती है ऐसे करके, पूरा अलग लाइन, ऐसा लाइन, ऐसा लाइन, ऐसा लाइन, अलग ऐसे लाइन, ऐसा लाइन, तो वह अलग अलग डिजाइन की ये मेडिसिन होती है। इनको लगा भाई साहब ये तो कंपट है, कंपट मतलब टॉफी, ठीक है, ऑरेंज वाली टॉफी इनको लगी। छोटे भाई साहब ने, मुझे लग रहा है 3-4 साल का रहा होगा, उसने पूरी की पूरी मेडिसिन खा ली एकदम से, हक्का बक्का हो गया, फिर तो पगला गया था फिर सही हो गया था बाद में, बहुत दुष्ट था, खैर कोई बात नहीं।
तो कुष्ठ रोग के बारे में कई जो है लोगों में भ्रांतियां हैं, ये गलत बात है। और आप जानते होंगे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये इसका बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमैटोसिस ये बैक्टीरिया दो हैं, इसके कारण दरअसल ये बीमारी होती है और बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। त्वचा संबंधी ये बीमारी है और कई प्रकार के इसमें फैक्ट यहां पर दिए गए हैं, आप इसको आराम से पीडीएफ के फाइल में पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है और किस बैक्टीरिया से होता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ कुष्ठ रोग निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, एनाबिना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या इनमें से कोई नहीं? तो बस इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें से ये वाला होगा, ए वाला माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते। अब आपके सामने एस्से है, निबंध अभ्यास प्रश्न, कुंभ की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्ता, इस पर आपको जो है एस्से लिखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल हम लोग एक नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।